NIOS एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे बड़ी उम्मीद से अपना करियर ब्राइट करने के लिए एडमिशन लेते हैं। उनके सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अफसोस उनके सपने को पूरा करने में साथ देने वाले कम और सपने बर्बाद करने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। जो स्टूडेंट सही गाइडेंस के साथ सही प्लेटफॉर्म पर स्टडी करते हैं वो तो सक्सेस कर जाते हैं, बट दुख की बात यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं और रॉन्ग प्लेटफॉर्म को चुनकर अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। ये वीडियो आपको आखिरी तक देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप भी उन ड्रीमर्स की लिस्ट में आते हैं जो लाइफ में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। आ भी गया है, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने को कौन कहता है, दिशाएं बदलो किनारे बदल जाएंगे। थैंक यू योर सूरज सर फ्रॉम GCC NIOS क्लासेस। मोस्ट VVI क्वेश्चंस मैथ का, जिसको पूरा मैं अपडेट करूंगा, इसका शॉर्ट्स ऑलरेडी जो है चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। तो देखिए, अगर आप अभी तक जो है फ्री पब्लिक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो आप मेरे WhatsApp 9643480201 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा लंबा ना जा पाए। 3 आवर्स का पेपर होता है आपका, टोटल 34 क्वेश्चंस है, जिसमें आपका जो सेक्शन ए है जिसमें 1 मार्क्स का आपका ये होता है, MCQ क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस में, वो वाले आप खुद करेंगे। उसका जो है मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं शॉर्ट्स में, आप जाकर देखेंगे या मुझसे कहेंगे तो PDF मुझसे ले सकते हैं। मैं सेक्शन B से सोल्व कराऊंगा और सेक्शन B से के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे VVI क्वेश्चंस की सीरीज हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं ताकि आपके लिए एग्जाम में सवालों को सोल्व करना और आसान हो जाए। क्योंकि देखिए, हमारा सामना किससे होने वाला है, तो हमारा सामना अल्टीमेट बच्चों किससे होने वाला है, सवालों से ही होने वाला है। जो आपकी कॉपी होती है वो युद्ध का मैदान होता है, आपका जो पेन होता है ना वो आपका हथियार है, और आपका हाथ है सेनापति। दिमाग से आप ऑर्डर देते हैं। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि सामने सवाल है तैयार। तो आपको रेडी हो जाना है सवालों के सामने। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और अभी भी जिन बच्चों ने लाइव बैच नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर एग्जाम हो या आपका नेक्स्ट अप्रैल एग्जाम हो, फिर उसका अक्टूबर एग्जाम, कोई भी सेशन के आप हो, आप जल्दी जल्दी जितना बैच ज्वाइन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपके सामने जो है सेक्शन B है। सेक्शन B जो होता है 2 मार्क्स के सवाल होते हैं। कितना आसान सवाल आपको दिया गया है यहाँ पर देखिए A की वैल्यू दिया गया है, B का दिया गया है, ये मैट्रिक्स का सवाल है, और आपको यहाँ बताना है कि आपको बताना 3A माइनस B बताना है। यानी एक चीज तो यहाँ पर पक्का है कि सबसे पहले बात जो है हमें क्या करना पड़ेगा, तो A की जो भी डाटा दिया हुआ उसमें 3 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर B को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सवाल में जो दिया होता है ना उसको सबसे पहले लिख देना होता है। तो जो दिया है ऑलरेडी आप लिख देंगे, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं, बाकी आप लिखेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ सॉल्यूशन पे आ रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। एक हैबिट आप रखेंगे, चलिए आपके सामने में लिख देता हूं यहाँ पर जो दिया हुआ है, आप ये जरूर लिखेंगे यहाँ पर। ये 3 2 फटाफट सोल्व करेंगे जल्दी से, और ये हो गया B। अगर आपको आता है वीडियो पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करने के बाद करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। एक कॉन्फिडेंस गेन आपका होगा किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। 3A माइनस B पे आते हैं। ये देखिए 3A है और माइनस B है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो A का आपको वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एकदम इजी। कहते मन के हारे हार और मन के जीते जीत। आप मन में अगर फोबिया तैयार कर देंगे, मन में डर तैयार कर देंगे, तो आता हुआ सवाल भी आप नहीं बना पाएंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ ध्यान दो भाई। वीडियो जब स्टार्ट किया तो यहाँ ध्यान दिया करो, इधर उधर क्यों देखते रहते हो सर? आपको कैसे पता चल जाता है? पता चल जाता है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या है कि जब इस 3 को आप देखेंगे तो एक रो होता है, कॉलम होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि भाई ये कॉलम है, इस तरह से खड़े खड़े देखेंगे तो ये कॉलम हो गया, और ये आप हॉरिजॉन्टल वाइज देखेंगे तो रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 होता है। ये डिटेल चैप्टर्स में पढ़ना होता है। बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए, इससे अगर हम देखें तो हर एक एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हर एक एलिमेंट के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 into 3, ये हो जाएगा 4 into 3, ये हो जाएगा 3 into 3, ये हो गया 2 into 3, और यहां पर ये माइनस, और ये हो गया -2 5 3, और ये 4 हो गया। तो यहां पर अगर इसको हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये आ गया 6 आ गया यहाँ पर,
ठीक। और ये आ गया यहाँ पर नीचे 9 आ गया, ये इसका 12 आ गया, ये इसका 6 आ गया, माइनस यहाँ पर जो डाटा दिया है -2 5 3 4। क्या बात है। आप देखिए यहाँ पर जो अब एलिमेंट्री ऑपरेशन होने वाला है वो ऑपरेशन यहाँ पर होने, हालांकि एलिमेंट्री ऑपरेशन हम बोलते हैं बट एलिमेंट्री दैट्स डिफरेंट थिंग, बट यहाँ जो ऑपरेशन होने वाला है वो माइनस का सब्ट्रैक्शन यहाँ पर होने वाला है। तो हर एक पार्टिकुलर एलिमेंट को जो जहां पर है जिस रो में है उसी रो के फर्स्ट, जैसे कि अब यहाँ पर ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो का ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, ये भी फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करेंगे, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करेंगे। तो ये आपको यहां समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ 6 है और ये -2 है, तो यहां हो जाएगा 6 माइनस ऑफ -2 क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। और नीचे देखिए ये है 9, तो 9 में से क्या चला गया, 3 चला गया। सेम यहां पर क्या लिखा हुआ है 12, तो 12 में से 5 चला गया और 6 में से 4 चला गया। सो हमारा आंसर यहाँ पर जो आने वाला है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है। यहाँ पर हमारा आंसर वो हो गया 6 + 2 ये 8 आ गया, ये 6 आ गया और ये 7 आ गया और ये 2 आ गया। एंड दिस इज आवर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर, जिस आंसर की हम तलाश कर रहे थे। 2 मार्क्स का सवाल है, 2 नंबर का ये सवाल है, बिंदास तरीके से आपके सामने आ गया है। एक और में करके दिया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जल्दी से फटाफट जो है आप लोग इसको साथ साथ में लिखते चलेंगे। ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 का ही एक और करके जो सवाल होता है, इफ ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है +a इज इक्वल टू, ये एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड द मैट्रिक्स a, यानी यहां पर a निकालना है। मतलब वही बचपन में जैसे पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे बचपन में, मान लीजिए 3 + a इज इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 - 3। तो जो बचपन में पढ़े है ना, सिंपल सा जो आपको आता है वही यहाँ पर अप्लाई करना है, अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बाकी देखिए इतना इजी है, 2 मार्क्स का है। आप लोग बहुत बेवजह डरते रहते हैं, एक बार लाइव बैच ज्वाइन कर लो, 1000 रुपये कोई फीस ज्यादा होता नहीं है पूरे सिलेबस का, और उसी में आपका कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है। और सवाल आपके सामने की एक बार सीख लिया जाए तो आप बहुत अच्छा, मतलब आउट ऑफ 100 90-95 नंबर स्कोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहां पर जो है ये मैं लिख देता हूं, यहां पर लिखा हुआ है 1 2 -3 0 4 और ये 1, और ये क्या लिखा है +a इज इक्वल टू, ये लिखा है 3 5 6 -1 0 और 3। तो भाई हमें अगर a निकालना है तो a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पहले से यहां पर है देखिए 3 5 6, बताइए इसमें कितने रो है, 2 रो है और 3 कॉलम है यहां पर, और ये -1 0 और ये 3, और माइनस में ये 1 2 -3 0 4 और 1। ऐसे ऐसे मैं 5 सेट सोल्व कराऊंगा, ये तो केवल एक सेट है, 5 क्या 10-20 भी करा दूंगा वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल 5 का टारगेट है। ये लाइव बैच में होगा, पब्लिक जो यूट्यूब पर होता है वो एक लिमिट होता है, डेमो के लिए होता है, तो मैं एक ही पब्लिक कर पाऊंगा या अपलोड कर पाऊंगा। बाकी जिन बच्चों को और अच्छी तैयारी करनी है तो वो लाइव बैच में आएंगे तो उनको और मिलेगा। ये जानकारी बता देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इसका लाभ सभी लोग ले पाए। तो यहाँ पर देखिए माइनस में वही वाली सेम फंडा हो गया, देखिए एकदम सेम मिलाना है। यहाँ पर आप चाहे कॉलम के हिसाब से चल लीजिए या तो आप रो के हिसाब से चल लो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो जहां एलिमेंट है उसी के साथ करना। जैसे ये नंबर 1 पे, ये भी नंबर 1 पर है, ये हो जाएगा 3 - 1। फिर देखिए इसी के नीचे देखिए ये -1 और 0, ये 5 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, -4 हो गया, 6 हो गया, -3, ऑलरेडी वो माइनस में है, और 3 - 1। अब यहां पर देखिए आंसर आपके सामने आ गया है। आंसर कहता है कि ये हो गया 2, ये हो गया -1, ये हो गया 3, ये हो गया -4, ये हो गया 9 और ये हो गया 2, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। जो हमारा आंसर है ये हमारा आंसर है। तो किस तरीके से आपने देखा कि हमने मैट्रिक्स के 2 सवाल देखे और दोनों ही सवाल कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स के सवाल हैं। अगर आप सोच के देखिए 100 यानी कि 100 नंबर का होता है ऑन डिमांड वालों का, है नहीं, 100 में लाना होता था, आपको पास करने के लिए 33 नंबर चाहिए। और यदि आप टर्म वाइज यानी कि जो सेशन वाइज की बात करते हैं उसमें आते हैं तो
आपका जो होता है वो कितना नंबर का हो गया, आपका 80 नंबर का होता है। तो 80 नंबर में कम से कम 28 नंबर, तो आपको 28 नंबर 28 नंबर मान लो, 28 नंबर लाना है, 5 नंबर का केवल डिफरेंस होता है। तो ओवरऑल मान के चलिए कि हमें मोटा मोटी 35 लाना, चाहे ऑन डिमांड हो चाहे कोई भी हो, 35 नंबर हमें लाना है, या हाँ 35 ही मान लो मिनिमम, आप पास कर जाएंगे। तो सोचिए 35 में से अगर ये 2 नंबर आपका आ गया तो फिर 33 से तो बचा। तो समझिए ऐसे 2-2 नंबर ही जुड़ते जाएगा तभी तो आपका डाटा बनेगा। पहली क्राइटेरिया तो है पास हो जाना। सबसे पहला काम होता है आपको एग्जाम में पास हो जाना। पास हो जाएंगे फिर नंबर आपका इनहेंस होता चला जाएगा। चलिए आगे हम अगले सवाल पे बात करते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। सवाल कहता है डज द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ये जो ग्राफ आपको दिया गया, ये जो आपको पिक्चर दिया गया, क्या ये फंक्शन है? जस्टिफाई योर आंसर। देखिए जब आप फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन किसको कहेंगे ये हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। फंक्शन का मतलब होता है कि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आना चाहिए। अगर एक इनपुट पे एक से ज्यादा आउटपुट आ रहे हैं तो उसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे। ये बेसिक डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए चेक कर लेते हैं हम लोग, यहां कोई वैल्यू ले लेते हैं। लेट बी सपोज हमने ये x वैल्यू ले लिया, ये लाइन x की है, ये इनपुट होता है, आपको मालूम होना चाहिए है ना, ये इनपुट होता है और ये जो बताता है ये क्या बताता है, आउटपुट बताता है। ये आउटपुट हो गया ये, ठीक। तो इनपुट का एक वैल्यू लेते हैं यहां पर, और यहां पर अगर एक लाइन ड्रॉ कर लिया जाए ऐसा करके, तो यहां देखिए दो, एक तो ये वाला वैल्यू मिलता है और एक ये वाला, यानी कि एक आउटपुट ये मिल रहा है, एक आउटपुट ये मिल रहा है। लेकिन देखिए सिंगल इनपुट पे दो आउटपुट मिल रहे हैं हमें, सो इसको हम लोग फंक्शन नहीं कह सकते हैं। बाकी मैंने यहां लिख दिया है फंक्शन नीडेड। जो फंक्शन होता है, देखिए फंक्शन की जरूरत क्या होती है, टू बी वेल डिफाइंड एज पार्ट ऑफ देयर डेफिनेशन। अगर हम लेते हैं सो फॉर अ गिवन इनपुट देयर कैन ओनली वन इनपुट, ये होना चाहिए। ये मेन लाइन आपको ध्यान रखना है कि एक इनपुट के लिए केवल एक ही आउटपुट होना चाहिए। ये फंक्शन का मेन पूछता है। देखिए इस तरह के सवाल जो है आपको ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है या बाकी कॉन्सेप्ट में भी इस्तेमाल करने के लिए दे सकता है। तो यहां मैंने लिखा है इन द गिवन डायग्राम इफ वी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, वी हैव द 2 वैल्यूज, हमें 2 वैल्यूज मिलता है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। आइए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या बात है, मजेदार सवाल है ये। और ये सवाल जो है वो डिफरेंशिएशन का है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इजी है, क्योंकि कैलकुलस को मैंने इतना इजी बना दिया है ना, इतना इजी बना दिया है कि लेक्चर वीडियोस देखते देखते ये सारा क्लियर हो जाता है और फार्मूला तो अलग प्रैक्टिस करना। देखिए यहां पर जो सवाल दिया है वो सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। देखिए अगर केवल dy बाई dx पूछता तो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर d2 बाई dx स्क्वायर पूछ रहा है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ मैं सोल्व करता हूं। हमें ना दिया गया है y इज इक्वल टू ex और cos x दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर निकालना है d2 बाई dx स्क्वायर। अगर बेसिक नॉलेज की यहाँ पर मैं बात करूं तो अगर आप e की पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ भी करते हैं तो e की पावर x ही होता है। लेकिन चेन रूल का भी कई बार ध्यान देना पड़ता है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसा इनपुट में चेन रूल नहीं है, वो चेन रूल का जो अब आएगा सवाल तो मैं बताऊंगा, या जिन्होंने पढ़ा उनको मालूम होगा। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे e की पावर x का, तो e की पावर x होता है। सेकंड चीज अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालूं cos x का, तो ये होता है माइनस साइन x, और वही अगर मैं डिफरेंशिएशन साइन x का लेता हूं तो उसका जो होता है वो होता है cos x। ये देखिए बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। अब देखिए डबल डिफरेंशिएशन है, तो डबल डिफरेंशिएशन मतलब सेकंड डेरिवेटिव है। डबल डिफरेंशिएशन क्या मतलब, एक डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएट करेंगे फिर अगेन उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर साथ में जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होगा वो ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा कि डी बाई dx, अगर यहाँ पर लेट बी सपोज कि कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैं a इंटू बी का ले लेता हूँ, है ना, या fx और gx ले लेता हूँ। लेट बी सपोज ये fx हो गया है और इंटू gx, ये 2 फंक्शन है यहाँ पर, इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो जब इस तरह का डिफरेंशिएशन होता है तो इसका जो बेसिक फंडा ये कहता है कि सबसे पहले किसी एक को कांस्टेंट ले लीजिए और दूसरे वाले को आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। आपकी इच्छा है, आप जिसको चाहेंगे उसका हो जाएगा, कोई लफड़ा नहीं है। तो मान के चलते हैं यहाँ पर हम लोग कि यहाँ पर fx को मैं सिंपली ले लेता हूं, तो यहाँ पर हो जाएगा g डैश x। g डैश का मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं दूसरे वाले का, प्लस दूसरा वाला आप कांस्टेंट के रूप में आएगा और ये हो जाएगा f डैश x, यानी कि ये पहला वाला क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा।
बच्चों अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा लाइव बैच ज्वाइन करो, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी आपके सामने देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पर। तो इन्हीं डाटा का इस्तेमाल करके जो है मैं यहाँ पर आपके सारे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं पहले निकालू dy/dx निकालू, कितना आसान है ये, बहुत सारे बच्चे जो मेरे लाइव बैच के होंगे सॉल्व कर दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए dy/dx निकालेंगे तो एक काम करता हूँ e⁻x को मैं एज ए कांस्टेंट ले लेता हूँ पहले, और cos x का डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो cos x का डिफरेंशिएशन करूंगा यहाँ पर, तो dy/dx क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, प्लस अगले टर्म में मैं cos x को जो है एज ए कांस्टेंट लूंगा और यहां पर जो है dy/dx e⁻x का कर दूंगा। यहाँ पर जो आउटपुट यहाँ रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है e⁻x, cos x का यहाँ पर हो गया माइनस sin x हो गया। क्या बात है, मजा आ रहा है एकदम से। और यहां पर देखिए प्लस ये cos x हो गया और ये सिंपली e⁻x हो गया। अभी तो हमने केवल फर्स्ट डेरिवेटिव ही निकाला है, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। इतने स्मूथ चलता है, जब आपको आता है तो आपका पेन बड़ा स्मूथ चलता है, बड़ा मजा आता है सॉल्व करने में। बहुत बेसिक सब रटवा दिया मैंने, एक एक फार्मूला को 5-5 बार लिखवाया। मैं खुद अपने लाइव बैच में फार्मूला को याद करवाता हूँ। देखिए d2y/dx² निकालेंगे यहाँ पर। तो जो डाटा ये दिया गया है इनको आपको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इनको डिफरेंशिएट करने का मतलब हो गया dy/dx, अब इसके ब्रैकेट में e⁻x है ना, तो माइनस यहाँ यही ले लो, माइनस e⁻x sin x और प्लस cos x e⁻x है ना यहाँ पर। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि e⁻x को हम लोग ये ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तब भी हमारा सोल्व हो जाएगा। तो पहले कॉमन ले लिया जाए, क्योंकि दोनों में ही जो है e⁻x आ रहा है। तो अगर e⁻x को मैं कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में देखिए पहले मैं cos x लिख रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि प्लस में है, और माइनस sin x हो गया। ठीक, तो यहां पर जो है एक इजी हमारे लिए हो गया कि अब लंबा नहीं जाएगा, अब केवल दो ही a/b यानी fx और gx हो गया, ये fx हो गया और ये gx हो गया। तो यहां पर निकाल देंगे d2y/dx²। मैडम बड़ा मजा आता है, मतलब जब कैलकुलस के सवाल आते हैं। कैलकुलस जो है ऑन डिमांड वालों का 34 नंबर है, और जो सीजनल होते हैं अप्रैल और अक्टूबर वाले हैं उनका आई थिंक 45 मार्क्स है, 45 नंबर के आसपास का है। तो दोनों ही तरह के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये कैलकुलस, आपको आना चाहिए। अभी तो कैलकुलस बहुत बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर e⁻x को एज ए कांस्टेंट में लेता हूं, तो यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx किसका, cos x माइनस sin x का हम लोग करेंगे यहाँ पर, राइट। और उसके बाद जो है प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे, अब cos x माइनस sin x को यहाँ पर क्या कर देंगे, एज ए कांस्टेंट ले लेंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग dy/dx e⁻x का कर देंगे यहाँ पर। तो e⁻x यहाँ पर आ गया। साथ में देखिए यहाँ पर एक एक टर्म में आएंगे, फिर यहाँ पर तो एक एक टर्म में आएंगे तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पर होता है माइनस sin x। देखिए ये आ गया माइनस sin x, और ये माइनस है, और sin x का होता है क्या, cos x। तो ये हो गया cos x, राइट, ये इसका निकल गया। प्लस अब देखिए इसका तो एज हमने क्या ले रहे हैं, cos x माइनस sin x ही ले रहे हैं। हाँ जी, cos x माइनस sin x ही ले रहे हैं। अब इसका क्या आ जाएगा, e⁻x आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, सवाल सोल्व हो चुका है, बस थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करना है, थोड़ा सा इस पे काम करना है, बाकी एकदम रिजल्ट हमारे सामने है। बहुत बढ़िया जा रहा है ये, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो e⁻x में अगर आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे, देखिए e⁻x से यहां से कॉमन आएगा। सबसे पहले मेरी बात ध्यान समझिए, e⁻x को कॉमन ले लो, तो e⁻x को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस sin x माइनस cos x प्लस cos x माइनस sin x। हाँ यही बचेगा, यही बचेगा। यहां पर cos x से cos x भाई साहब खत्म हो गया, एकदम युद्ध के मैदान में जो है इसी के बराबरी का कोई आ गया और इसको उड़ा के खत्म कर दिया। अब यहां पर देखिए माइनस sin x और माइनस sin x जो है वो हो जाएगा -2 sin x, यहां पर हो जाएगा। तो आपका जो है आंसर आ जाएगा -2 e⁻x और sin x, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से देखिए 2 मार्क्स का सवाल होता है, लेकिन इसके पीछे जो है अगर आप फॉर्मूला को देखेंगे तो ये आपको याद होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आपके पास साथ है, कहते ना अगर तुम साथ हो, तो अगर तुम साथ हो तो ये सब गुजारा है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो। फार्मूला अगर आपको याद है और आपको ये मालूम है कि फार्मूला लगाना कहां पर है, आप तो ऐसे ही पास हैं, क्योंकि पासिंग मार्क्स तो खाली फार्मूला से निकल जाता है। ठीक है, तो यहां से जो है हम नेक्स्ट सवाल की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए अभी जो है 19 मिनट 19:30 का हो चुका है ये, जबकि हमने केवल 3 सवाल ही किया है। चलिए कोशिश करते हैं हम जल्दी जल्दी करने का। ओ भाई साहब अगला नंबर देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आ गया है। एकदम मजेदार इंटीग्रेशन जो है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन आपके सामने आ गया है। मतलब कैलकुलस से इतना लगाव और प्यार मुझे हो गया है कि जब भी ये मेरे सामने आता है बड़ा मजा आता है, और ये फील आपको भी होना चाहिए। अगर आप कैलकुलस से प्यार और मोहब्बत करेंगे तो समझिए मैथ का आधा पोर्शन तो खाली कैलकुलस के पास है, तो बहुत फायदेमंद में रहेंगे आप। तो देखिए यहाँ पर जो इंडेफिनिट नहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और इसमें देखिए इस तरह के जो सवाल होते हैं उसको हमें ना दिमाग से सॉल्व करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ है 0 से π/2, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, साथ में दो फंक्शन को अटैच कर दिया है, cos x है इंटू e⁻sin x है। अब मैंने आपसे कहा था यहाँ पे कि देखिए यहाँ पर e⁻x होता है वैसे तो, लेकिन कई बार e में x या sin x वगैरह घुसा देता है, तो वो अगर डिफरेंशिएशन होता है तो वो चेन रूल में चला जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन वाले टर्म में क्या होता है, हमें यहाँ पर एक रिलेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर sin x को, ध्यान सुनिएगा आप, ध्यान समझिएगा, अगर मैं sin x को यहाँ पर t मान लूं, देखिए यहाँ पर आप बोले सर अचानक रट के आए थे क्या जो अचानक से sin x को t मान लिया? नहीं, मैं आपको भी सिखाता हूं कैसे मैंने माना है। देखिए मैंने ये सोचा कि यहाँ पर ये cos x और dx है, तो अगर इन टर्म को हमें इजी करना और छोटा करना है तो इसमें से किसको t माना जाए? देखिए अगर cos x को t मानेंगे तो जिसको भी t मानते हैं उसका अगला स्टेप होता है डिफरेंशिएट करना। तो अगर आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेट बी सपोज आपके सामने अगर मैं cos x को t मानता, लेट बी सपोज, तो ये माइनस sin x हो जाता है यहाँ पर, है ना, और ये dt/dx हो जाता है यहाँ पर। तो जो dt की वैल्यू यहाँ पर आती वो आता माइनस sin x dx आता है, जबकि यहाँ पर कहीं से कहीं नहीं दिख रहा है कि माइनस sin x dx है, ये sin x इसके पावर में है, ऐसे फ्री नहीं है, तो इसीलिए ये वाला तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम sin x को t मान लेते हैं तो ये जो है cos x = dt/dx हो गया यहाँ पर, चूंकि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ जो dt की वैल्यू आ गई वो आ गया cos x dx आ गया। और यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि ये रहा अपना cos x और ये रहा अपना dx, इन दोनों की जगह पर सिंपली dt लिखा जा सकता है। दूसरी बात ये कि e की पावर जो sin x है, इस x की जगह पर जो है t लिखा जा सकता है। तो अगर इसको हम लोग पूरा सेट करते हैं, लेकिन हम सारा काम यहाँ पर कर देंगे, लेकिन ये जो हमने माना है ये वाला, आप ऐसे एग्जाम में मत करना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये जो हमने माना इसके अकॉर्डिंग जो है हमें अपना ये लिमिट भी तैयार करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर जो अभी 0 और π/2 दिया है वो x क्या दिया है, क्या दिया है, x का दिया है। देखिए एक x की वैल्यू व्हेन, जब x की वैल्यू 0 लेते हैं यहां पर, तो देखिए यहां x 0 लेंगे, देन t कितना मिल जाएगा, तो t भी 0 मिल जाएगा, क्योंकि sin 0 0 होता है। और जब हम लोग x की वैल्यू π/2 लेते हैं तब यहाँ t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो t की वैल्यू आ जाएगी sin π/2। यहाँ मैं sin 0 कर ही देता हूं ताकि आपका जो है कंफ्यूजन ना रहे। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया यहाँ पर, यानी 0 से 1 आ गया। तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन हो गया वो 0 से 1 हो गया, क्योंकि अभी ये 0 से π/2 x के टर्म में था, हमने dt में कर दिया। तो यहां पर इसको अरेंज करेंगे, देखिए e की पावर t हो गया ये, और cos x dx के बदले हमने क्या लिख दिया, dt लिख दिया। अब आप अच्छे से जानते हैं कि e की पावर x हो t हो कुछ भी हो, उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सेम होता है। तो ये हो गया e की पावर t ही होगा यहाँ पर, और साथ में इसका जो लिमिट चढ़ेगा 0 से लेके 1 तक जाएगा यहाँ पर। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू जो केवल क्या कर देना है, पुट कर देना है। और वैल्यू से जब हम लोग पुट करेंगे तो देखिए एक बार e की t की जगह 1 रखेंगे और e की जगह 0 रखेंगे, तो देखिए दुनिया में किसी का भी पावर 0 लगाते हैं तो 1 हो जाता है। तो e-1 एंड दिस इज योर आंसर। ध्यान से दिख रहा है आपको, e-1 ये आपका आंसर है यहाँ पर है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भी सेक्शन बी के 2 सवाल इंतजार कर रहा है अभी, सेक्शन 15 और क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 15 में बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेक्टर के ऊपर सवाल है, फिजिक्स की आपको याद दिला देगा। तो आइए जो है हम अगले सवाल पे आते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल जिसकी मैं बात कर रहा था, वेक्टर फॉर्म में है ये। देखिए जब इस तरह के सवाल आते हैं ना, वेक्टर हो गया या मैट्रिक्स हो गया, ये या आप 3D का सवाल होता है, ये बड़े इजी सवाल होते हैं और बड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसको आप इजीली कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पर जो है ए कैलकुलस तो सब बदनाम कर रखा है फालतू में, वो बेचारा इजी, पूरा मैथ ही इजी है।
तो ए दे रखा है 3i कैप 2j कैप माइनस 4k कैप, और यहाँ बी दे रखा है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। देखिए मैथ जो होता है ना, स्पेशली मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी टीचर पर डिपेंड करता है। टीचर अगर हमारा टूटा सा पढ़ा रहा है, अजीब सा पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा नॉलेज है। हमारे 2 टीचर थे जब मैं पढ़ता, एक प्रोफेसर राजेश राम थे और एक और नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, विनोद सर या कुछ ऐसे उनका नाम था। तो वहां पर क्या था, वो एक टीचर बड़े एनर्जी से पढ़ाते थे, तो उनकी पूरा मैथ मुझे समझ में आता था और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता था। लेकिन दूसरे टीचर जो राजेश राम थे, वो एकदम कॉन्सेप्ट पे बात करते थे, कभी उनके चेहरे पर स्माइल भी नहीं आती थी और हमें नींद बहुत आती थी क्लास में। तो ये चीजें होती है नहीं, ये चीजें होती है। टीचर पर सब्जेक्ट डिपेंड करता है। अगर टीचर की वजह से अगर आपका इंटरेस्ट टीचर के अंदर है, तो वो टीचर जो भी कुछ पढ़ाएगा आपके अंदर वो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको कठिन से कठिन चीज को भी इजी बना कर दूं। देखिए यहां पर ये तो केवल मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, जब आप पढ़ेंगे तो सोचिए कितना मजा आएगा आपको। वेक्टर ए और वेक्टर बी साफ साफ दिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं यहां पर, अगेन में लिखता हूं। वेक्टर ए दे रखा है, देखिए जी 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, और वेक्टर बी जो दे रखा है, क्या बात है, i कैप प्लस प्लस k कैप। ओहो बहुत बढ़िया, ए और बी मतलब लिखा हुआ है, हमने लिख दिया यहाँ पे। साथ में देखिए सबसे पहले करना फाइंड द वेक्टर इन द फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, जब आप किसी वेक्टर की बात करते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ बेसिक बताता हूँ, जैसे सपोज करते हैं ये वेक्टर एफ है, तो इसके पास दोनों ही चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो इसका जो इस तरह से दिखाते हैं, इसका मैग्नीट्यूड मॉड में दिखाते हैं, और डायरेक्शन के लिए हम लोग कैप लगा देते हैं। तो यही आपको निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऊपर तो नॉर्मल सा वेक्टर हो गया और नीचे में इसका मॉड हो गया। यहाँ पर किसी वेक्टर को निकालने का सिंपल फंडा होता है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं वेक्टर सी। लेट मी सपोज कि यहाँ पर जो है, लेट मान लेते हैं कि वेक्टर सी जो है वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब कहाँ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को अलग अलग लेके चलते रहेंगे, उसको मान लेते हैं जी कि वेक्टर सी है, ये मान लेते हैं ना कि वेक्टर सी है। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पहले निकाल तो लो। तो इसको देखिए ये लिख देते हैं 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। इसमें से माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, एक स्टेप में खा गया। एक स्टेप और होता, ब्रैकेट लेके माइनस मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो देखिए यहां पर जो वेक्टर सी यहां पर आ गया, वो कितना आ गया, तो 3i कैप में से i कैप जाएगा तो कितना बच जाएगा बच्चों, 2i कैप, और 2j कैप में से j कैप जाएगा तो कितना, माइनस 2j कैप है ना, ओ माइनस 2j है और माइनस j है तो माइनस 3j हो गया, माइनस 3j हो गया, और माइनस 4k और k है तो माइनस 5k कैप आ गया। देखिए ये हमने बेसिक निकाल दिया। अब एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले फॉर्मेट क्या होगा, अगर आप वेक्टर सी लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ मॉड ऑफ वेक्टर सी लिखेंगे और यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे सी कैप का। यही हमें निकालना है। आप चाहें तो इसकी जगह पर एक यूनिट वेक्टर एन कैप लगा सकते हैं। कैप जो होता है यूनिट वेक्टर का होता है, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो बेसिक फंडा यहाँ पर यह है कि ये एक वेक्टर है जिसके पास दोनों ही चीजें हैं। इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है, और इसके साथ मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड तो ये आपका बता दिया और डायरेक्शन ये बता दिया आपका, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बता दिया। यहाँ पर हमें क्या बताना है, यूनिट वेक्टर बताना है, लेकिन पहले मैग्नीट्यूड तो पता कर लें। तो अगर यहाँ इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग, यानी मॉड ऑफ सी निकालेंगे यहाँ पर, तो ये सिंपल होता है अंडर रूट करके, अंडर रूट कर दीजिए, जो डाटा दिया आई जे के को छोड़ दीजिए, ये हो गया 2 का स्क्वायर है ना, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये बताओ जल्दी से, 2 2 जा 4, हिंदी में पढ़े 3 3 9 और 5 25, कितना आ गया ये, जोड़ देंगे टोटल। तो सिंपली आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। आप देखिए ये आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये 13 हो गया और ये 25 हो गया। इसको फिर अगेन जोड़ देंगे तो सिंपली लिख दो ना यार, फिर क्या दिक्कत है। यहां से अगर एन कैप निकालेंगे तो ऊपर नॉर्मल वेक्टर हो गया और नीचे मॉड ऑफ सी हो गया, बन गया, तो हमारा क्या दिक्कत है। ठीक है, सवाल होते हैं जो होता है। एक और लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं, सेक्शन बी का ही है, और उसके बाद सर्टेन रीजन की तरह भी कई बार सवाल होता है, उसके बाद ये कंप्लीट कर लेंगे हम लोग।